बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने हमारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स में से जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आ जाता है एंटी फंगल ड्रग्स। अब हमारे पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो है ना वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब हमने पढ़ने हैं एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स में हमें पढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास जो फंगस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका डीएनए और आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाहर हमारे पास उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाहर उसका होता है जी हमारे पास सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बड़ा करें, ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ड्रग्स है ना, उनके आगे जो मैकेनिज्म आएंगे ना, उनको समझने में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आगे हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसकी ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बड़ा करके दिखाएं तो ये क्या आता है। ये हमारे पास एक तो ये सिंपल लिपिड बाइलेयर आ रही है हमारे पास, जो सेल मेम्ब्रेन पहले बना रहा हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन वही जो हमारे पास जिस तरह हमारी होती है लिपिड बाइलेयर के तौर पे, उसी तरह ये भी हमारे पास लिपिड बाइलेयर के तौर पे आएगी, ठीक है। बस एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे अंदर इधर कोलेस्ट्रॉल होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, वहां पे इसके अंदर जो फंगस के अंदर होता है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लिपिड बाइलेयर है। उसके बाद इसके अंदर एक जो हमारे पास एंजाइम होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको हमारे पास क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीटा ग्लूकेन सिंथेस। ये हमारे पास एक एंजाइम है, वो भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, बीटा ग्लूकेन सिंथेस। अब ये आपको बताता हूँ बीटा ग्लूकेन बीटा ग्लूकेन क्या होता है। ये जो एंजाइम होता है ये बीटा ग्लूकेन बना रहा होता है। इसके अंदर से हमारे पास बीटा ग्लूकेन बन के ना अंदर सेल जो वॉल आती है ना, आगे सेल वॉल, उसके अंदर आ रहे होते हैं। अब सेल वॉल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होती है ऊपर जो होती है वो आ जाती है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमारे पास जो क्रॉस लिंकेज के अंदर होते हैं वो होते हैं हमारे पास ये जो बीटा ग्लूकेन्स है ना, वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आगे बीटा ग्लूकेन। यहां पे आगे आ जाते हैं हमारे पास काइटिन। ये अब सेल वॉल के हमारे पास 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गया। एक तो हमारे पास हो गया प्रोटीन, ये हमारे पास आ गया बीटा ग्लूकेन, और ये हमारे पास आ गया काइटिन, ठीक है। ये है, अब हमारे पास ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक सेल वॉल के अंदर ये चीजें हमने याद रखनी है, काइटिन, बीटा ग्लूकेन और प्रोटीन होते हैं। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर एर्गोस्टिरोल होता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के बजाय। अब एर्गोस्टिरोल बन कैसे रहा होता है, एर्गोस्टिरोल के उसने 4 स्टेप्स बताए हैं, आपके बुक में लिखे होंगे। स्क्वेलिन कन्वर्ट होता है स्क्वेलिन एपोक्साइड, ठीक है। स्क्वेलिन एपोक्साइड हमारे पास कन्वर्ट होता है लेनोस्ट्रोल के अंदर, लेनोस्टिरोल, और लेनोस्टिरोल आगे जो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होता है वो एर्गोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अब क्या होता है, जो हमारे पास टर्बिनाफिन होती है वो हमारे पास इसको एर्गोस्टिरोल को बनाने का काम इनहिबिट कर रही होती है यहाँ पे, यानी स्क्वेलिन को स्क्वेलिन एपोक्साइड में नहीं कन्वर्ट करने देती। और जो हमारे पास एजोल्स होते हैं वो यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको आगे मजीद जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा ना, तब आपको ये समझ आता जाएगा। अभी सिर्फ आपको मेन चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास एर्गोस्टिरोल बनता कैसे है। उसमें स्क्वेलिन एपोक्साइड, लोनेस्ट्रोल और एर्गोस्टिरोल आता है, और इसके अंदर हमारे पास बीटा ग्लूकेन सिंथेज होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और सेल वॉल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं, प्रोटीन, बीटा ग्लूकेन और काइटिन। और उसके अंदर हमारे पास जो सेंटर में होता है वो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है। और डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को कौन इनहिबिट कर रहा होता है, हमारे पास एक ड्रग होती है फ्लूकोसिस्टीन। ये हमारे पास फ्लूसिस्टीन जो होती है, फ्लूकोसिस्टीन होती है, वो ड्रग हमारे पास इसको इनहिबिट कर रही होती है, इस स्टेप को। ये हमारे पास टोटल जो चीज़ें हमने मेन याद रखनी है ड्रग्स के लिए।
अब मैं आपको आगे ड्रग्स जो है ना वो शुरू करवाने लगा हूँ कि हमारे पास किस डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करवाऊंगा। अब मैं आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन से, एक तो हमारे पास जो है ना बुक के स्टार्ट में आपके जो है एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, उस क्लासिफिकेशन को आप बाद में समझ सकते हैं, वो और ना वो इतनी क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब जो हमने याद रखना है वो आईवी इन्फ्लुएंस के तौर पे, और जो हम ओरली दे सकते हैं उनको हम क्लासिफाई करके ना हम उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिस्टेमिक एंटी फंगल इन्फेक्शंस और जो टॉपिकल एंटी फंगल इन्फेक्शंस पे हम ड्रग देते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ना, आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस और हमारे पास जो है टॉपिकल फंगल इन्फेक्शंस। अब इस सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस के अंडर जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। वो आती है एक एम्फोटेरेसिन बी आती है, और हमारे पास जो फ्लूसाइटोसिन जो है हमारे पास जो हमने पढ़ी है वो डीएनए आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती है, फ्लूसाइटोसिन। जो सॉरी मैंने उधर नाम शायद गलत लिखा था, तो फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, अभी हमारे पास जो आ जाता है सबसे पहले एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो पॉलीईन ग्रुप से होती है, यानी कि जो हमने पढ़े थे ना इथेन, इथेन और इथाइन के अंदर, जो हमने केमिस्ट्री के अंदर एक वक्त में पढ़े थे, तो ये पॉलीईन जो है वो इथीन के अंदर हमारे पास जो आ जाते हैं ना, जो अल्कीन्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास काउंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास जो बात याद रखने वाली है कि इसके अंदर जो है हम ओरली नहीं देते, ये सिर्फ हमारे पास किस में आती है, आईवी इन्फ्यूजन के अंदर आती है। तो हम इसको जो है आईवी इन्फ्यूजन के आईवी देते हैं। और कौन कौन सी फॉर्म में होती है, लाइपोसोमल हमारे पास होती है, या हमारे पास लिपिड फॉर्मुलेशंस के अंदर होती है। क्योंकि इसने सेल मेम्ब्रेन वगैरह को कवर करके जाना होता है, तो उसके अंदर से हमारे पास। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जो एम्फोटेरेसिन बी है ना, ये क्या है, एम्फीपैथिक ड्रग है। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है, हमारे पास ये जो है वाटर और लिपिड सोलुबल दोनों है, तो इजीली ये जो क्रॉस कर जाती है हमारे पास और हमारे पास एक्ट करती है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक तो आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में देंगे, और दूसरा क्या होगा, ये मेटाबॉलिज्म होती है लिवर के अंदर, इसके अंदर, और एक्सक्रीट यूरिन के अंदर होती है। एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यानी कि किडनीज से हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए जो है ये हमारे पास एक्सक्रीट होती है। अब बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए हमने याद रखना है कि ये हमारे पास डिसरप्ट करता है किस चीज़ को, अर्गोस्टिरोल। मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ कि लिपिड बाइलेयर जो होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास जो इसका मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के बजाय क्या होता है, एर्गोस्टिरोल होता है। ये क्या करता है, ये उस एर्गोस्टिरोल को डिसरप्ट करता है। ठीक है, एर्गोस्टिरोल जब डिसरप्ट होगा ना, तो सेल की जो परमेबिलिटी है, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होगी वो हमारे पास ऑल्टर कर जाएगी, उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो हमारे पास उसकी जो परमेबिलिटी है ना सेल की, वो हमारे पास बढ़ जाएगी। क्या करेगा, डिसरप्ट्स एर्गोस्टिरोल, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो चीजें जो हमारे पास इस सेल के अंदर, फंगस सेल के अंदर एंटर नहीं होनी थी, वो भी जाहिर है परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से वो सेल के अंदर एंटर होने शुरू कर देंगे, और सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा और मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये हो गया। आगे आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस की बात कर लेते हैं।
क्लिनिकल यूजेस ये जो है ये सबसे ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंटी फंगल एजेंट है। ठीक है, हम जो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर देते हैं वो कौन सी ड्रग देते हैं, ये हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। और ये कौन कौन से, हमने जो है ना 5 चीज़ें इसके अंदर लाजमी क्लिनिकल यूजेस जब भी वो पूछेगा तो हमने ये 5 फंगल इन्फेक्शंस के नाम जो हैं लाजमी याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडा, म्यूकोर और साथ क्रिप्टोकोकस। ये 5 इन्फेक्शंस के नाम हमने लाजमी इसके क्लिनिकल यूजेस के अंदर, जब भी वो हमारे से पूछेगा हमने ये क्लिनिकल यूजेस के अंदर इन फंगस के नाम लिखे, इन फंगल इन्फेक्शंस के नाम लाजमी लिखने हैं। अब आ जाते हैं टॉक्सिसिटी, जो कि इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एससीक्यू के लिहाज से, कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी हमारे पास किसी को पूछ सकता है पेपर में, तो आपने जो है इसके 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी याद रखने हैं और वही आपने पेपर के अंदर लिख देना और इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये आ जाता है टॉक्सिसिटी की बात। टॉक्सिसिटी में इसमें 3 चीज़ें हैं, एक इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी है, एक डोज लिमिटिंग जो हमारे पास आ जाती है वो है पड़ी, ठीक है, जो हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वगैरह हमारे पास जो है वो करवाती है। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आरबीसी काउंट को कम करती है। वो कैसे करती है, वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन जो हमारे पास होते हैं उसको डिक्रीज करके। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इन्फ्यूजन रिलेटेड क्या होता है। उसमें हमारे पास नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग आ सकती है, ठीक है, ये नोजिया, वॉमिटिंग और जो फीवर और चिल्स, और साथ साथ हमारे पास क्या होता है, सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका सडनली ड्रॉप कर जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जब भी इन्फ्यूजन देने से पहले प्रोफाइलेक्टिकली हम उसको एंटीहिस्टामिन और एंटीपायरेटिक दे देते हैं, ताकि हमारे पास इसके अंदर जो है फीवर वगैरह और ये जो है हमारे पास एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो हमारे पास ना आए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डोज लिमिटिंग के ऊपर। डोज लिमिटिंग में हमारे पास क्या करता है, ये जो है GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, उसको हमारे पास कम कर देता है। जब GFR को कम करेगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक्सक्रीटेड जो हमारे पास कंटेंट जो एक्सक्रीट होने होंगे, ठीक है, और ड्रग जो एक्सक्रीट होनी है वो जो है हमारे पास कम एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्लस ड्रग जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो वेस्ट है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। वेस्ट एक्यूमुलेशन जो है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और साथ साथ ये क्या कर रहा होता है, ये रीनल ट्यूबुलर, जब GFR डिक्रीज करता है ना तो ये हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवाता है, RTA रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नीशियम और पोटाशियम आयंस हैं उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लग जाती है। मैग्नीशियम और जो पोटाशियम आयन है उनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास कौन सा, जो किडनी के ऊपर इफेक्ट, किडनी के ऊपर हमारे पास क्या करता है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो हमारे पास एक्सक्रीट हो रही होती है,
उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट जो है, आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो रेड ब्लड सेल काउंट जो है हमारे पास एनीमिया शो होना शुरू हो जाता है कि ब्लड की कमी होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आ जाता है और साथ हमारे पास ये न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना जो एम्फोटेरिसिन बी के अंदर हमने याद रखनी थी, वो हमारे पास सारी यहाँ पे कवर हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास एक और ड्रग की जो है फ्लूसाइटोसिन, जो हमारे पास इसके अंदर सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ होती है। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ होती, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है कि उसका स्पेक्ट्रम बहुत कम है, छोटा स्पेक्ट्रम है, स्मॉलर स्पेक्ट्रम पे आती है, ठीक है। और हमारे पास जो है कैंडिडा इन्फेक्शन जो है उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे पास एक्शन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। फ्लूसाइटोसिन, इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? इसके अंदर ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आपने 3 जो हैं एंजाइम्स उनको याद रखना है। 2 एंजाइम इसको हेल्प कर रहे होते हैं कि ये सेल के अंदर एंटर हो, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, और एक एंजाइम को ये जाके इनहिबिट कर रहा होता है, फ्लूसाइटोसिन, जो कि डीएनए या आरएनए सिंथेसिस इन द फंगस रोक रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फंगस जो है मज़ीद ग्रो नहीं कर सकते या रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको परमिएज एंजाइम चाहिए होता है सेल के एंट्री के अंदर। परमिएज एंजाइम सेल एंट्री करवाएगा इसकी, ठीक है। और क्या है, अगला जो डीअमाइनेज एंजाइम है ना, वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, डीअमाइनेज जो है हमारे पास वो कन्वर्ट करेगा इसको एक्टिव फॉर्म में। अब जो हमारे पास है कौन सा है, ट्राइमिडाइलेट, जो हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, उसको जो है हमारे पास उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको इनहिबिट करेगा, थायमिडाइलेट को। थायमिडाइलेट, ठीक है, सॉरी ये मेरी ज़बान पे नहीं आता, ये एंजाइम थोड़ा सा मुश्किल है इसका नाम। थायमिडाइलेट सिंथेज जो है इसका जो है हमारे पास इसकी इनहिबिशन करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डीएनए या आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है फंगस की, वो नहीं हो पाती, और ये जो है हमारे पास फंगल सेल जो है हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लिनिकल यूजेस वही मैंने आपको बता दिया, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है। और इसके ये जो है हमारे पास कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और टॉक्सिसिटी में हमारे पास इसके 2 चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन और एलोपेशिया। ठीक है, ये हमारे पास आमतौर पे वैसे हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको जो है ना यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, नैरो स्पेक्ट्रम होने की वजह से। तो और टॉक्सिसिटी में इसका डिप्रेशन और एलोपेशिया, ये आपने एससीक्यू के लिहाज से याद रख लेना कि परमिएज सेल एंट्री करवाएगा इसको, और डीअमाइनेज इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और थायमिडाइलेट सिंथेज को ये खुद इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से डीएनए या आरएनए सिंथेसिस जो सेल के अंदर हो रही होती है फंगल सेल के अंदर, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एजेंट्स ख़त्म होते हैं। आगे जो हमारे पास अगला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, उसमें एजोल्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।